राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा हम सबको एक संस्कारित करके आदर्श स्वयंसेवक के रूप में हमें राजनीति की एक विजन मिली, और वो विजन है कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, यही हमारा उद्देश्य है। और अगर राष्ट्र का विकास करना है तो विकास केवल बोलने से नहीं होगा। राष्ट्र का विकास अगर करना है तो सुशासन और विकास करने की आवश्यकता है। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, और ये दो बातों के साथ तीसरा हमारा उद्देश्य है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में है, वो हमारा उद्देश्य है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने चिंतन में क्या कहा है कि ये समाज के आखिरी पायदान पर जो खड़ा है, जिसको रहने के लिए मकान नहीं है, जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस दरिद्र नारायण को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होंगे, ऐसा हम समझेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। आज मुझे खुशी है कि लोकतंत्र हमारी आस्था है, और लोकतंत्र में कभी सत्तारूढ़ पार्टी में रहने का मौका मिलता है, कभी विपक्ष में रहने का मौका मिलता है। जनता का जो भी आदेश होता है उसका पालन करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम हमारे पार्टी ने किया। जब जनसंघ में थे तो जनसंघ के रूप में हमारे नेता कार्य करते रहे। अटल जी, अडवाणी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी, प्रेमनाथ डोगरा जी, इन्होंने एक आदर्श विचारधारा हमको दी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे, हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी महान आर्थिक शक्ति बनाएंगे, हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और देश को दुनिया की ताकत बनाएंगे। इसी विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, देश का विकास का मतलब क्या होता है? देश के विकास का मतलब होता है केवल राजनीति यानी सत्ताकरण नहीं होता। राजनीति का अर्थ होता है समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। राजनीति का अर्थ होता है बृहत्त राजनीति, लोकनीति और धर्मनीति। और इसलिए समाज की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी को दूर करना और सबको एक सस्टेनेबल जीवन देना, इसी मकसद के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। बहनों और भाइयों, उद्योग और व्यापार क्षेत्र से विकास होता है, पर उद्योग और व्यापार अगर लाना है तो 4 बातों की जरूरत है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर रोड अच्छे नहीं होंगे, अगर अच्छे एयरपोर्ट नहीं होंगे, अगर रेलवे नहीं होंगी, अगर अच्छे पोर्ट नहीं होंगे, तो हमारे देश का विकास नहीं हो सकता, हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकता। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं 10 साल से रोड डिपार्टमेंट का, नेशनल हाईवे का मंत्री हूं। मैं आपको विश्वास के साथ ये बताना चाहता हूं कि जब से जम्मू कश्मीर का निर्माण हुआ तो आज तक जितना काम नहीं हुआ, उतना इस 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में मेरे विभाग ने कश्मीर में काम किया। 2 लाख करोड़ के काम हम कर रहे हैं। आज मैं हेलीकॉप्टर से हमारे दिल्ली, अमृतसर, कटरा इस हाईवे का पार्ट देखना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि नवंबर एंड तक हम लोग कटरा तक का रोड पूरा बनाएंगे, और इसके बाद
कटरा से दिल्ली 6 घंटे में, कटरा से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होगा। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। शायद आज मेरी बात पर आप विश्वास नहीं रखोगे, क्योंकि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं मुंबई में मंत्री था 1995 में। तब मुंबई और पुणे के बीच में मैंने एक एक्सप्रेस हाईवे बनाया। तब मुंबई से पुणे जाने के लिए 9 घंटे लगते थे। जब मैंने कहा 2 घंटे में होगा, तो अखबार वालों ने मेरे ऊपर बहुत टीका टिप्पणी की, कोई एडिटोरियल लिखे गए। पर आज मुंबई से पुणे केवल 2 घंटे में होता है। और इसलिए मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि 120 किलोमीटर से एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे से गाड़ी दौड़ेगी। आपको पता ही नहीं होगा, मैंने जब पुणे मुंबई रोड बनाया तो पुणे से मुंबई जाने वाले 8 हवाई जहाज बंद हो गए। मैं आपको बताता हूं, मेरी बात को याद रखना, अगले साल दिसंबर के बाद दिल्ली से जम्मू आने वाले हवाई जहाज बंद होंगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं। दिल्ली से जाने के लिए एयरपोर्ट को 1 घंटा घर से, फिर 1 घंटा रुकना पड़ेगा, आने के लिए 1.25 घंटा लगेगा और घर जाने के लिए 1 घंटा लगेगा, 4 घंटे लगेंगे। इसके बदले में आप पूरे 6 घंटे में कटरा पहुंच जाएंगे और 8 घंटे में श्रीनगर जाओगे। दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते हैं। इसी साल दिसंबर में हमारा रोड पूरा होगा और दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा, अभी रोड हो गया। और इतना ही नहीं, तो चेन्नई से बेंगलोर 5 घंटे लगते थे, 2 घंटे में होगा। बेंगलोर से मैसूर 3.5-4 घंटे लगते थे, अब 45-50 मिनट में हुआ। दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में हुआ। बहना और भाइयों, देश की तस्वीर बदल रही है। और इसका फायदा क्या होगा कि हमारी जो ट्रक है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो दुनिया में बहुत महंगी है। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे जीडीपी की तुलना में 14 से 16% है और चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 10% है। अमेरिका और यूरोप की लॉजिस्टिक कॉस्ट 12% है। पर मैं आपको वचन देता हूं कि हमने जैसे रोड में क्रांति की है, वैसे फ्यूल में भी क्रांति की है। मोदी जी की सरकार आने के बाद ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैंने इथेनॉल को देश में प्रमोट किया, मिथेनॉल को प्रमोट किया, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी को प्रमोट किया, बायो डीजल को प्रमोट किया, इलेक्ट्रिक को प्रमोट किया। अब हाइड्रोजन की गाड़ियां जल्दी आने वाली है। हम 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल का करते हैं और हमारे देश का किसान गेहूं चावल उगाता है, पर उसके पास ज्यादा पैसा नहीं आता। मैं 2004 से कह रहा था कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। मैं खुद किसान हूं, 4 चीनी मिलें चलाता हूं और तुम्हारे पूरे जिले को जितनी बिजली लगती है उतना मेरे क्षेत्र में मेरे यहां का किसान तैयार करता है। अब केवल बिजली नहीं, अन्नदाता से ऊर्जादाता बन गया, अब ऊर्जादाता से ईंधन दाता बन गया। शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, बाम्बू से, मक्के से, चावल से अब बायो इथेनॉल बन रहा है। और जिसका विश्वास नहीं, दिल्ली आइए मेरे घर पर, टोयोटा की इनोवा गाड़ी है, वर्ल्ड की पहली यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को पूरी करती है, जो किसानों ने तैयार किए हुए 100% बायो इथेनॉल पे चलती है। और अगर पेट्रोल की एवरेज में तुलना करेंगे तो 60% वो बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पर चलती है। और पेट्रोल के एवरेज में तुलना करेंगे तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर होता है। अब हमारे यहाँ टोयोटा, मारुति सुजुकी, टाटा
सब फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां ला रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है कि पेट्रोल के बजाय हमारे किसानों ने तैयार किए इथेनॉल पर गाड़ियां चलेगी। इतना ही नहीं, तो मैंने देखा आज आपके यहाँ इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चल रही है, इलेक्ट्रिक कार आ रही है, अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही है, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है। मैं आया था, एलजी साहब को मिला था, मैंने हंसते हंसते उनको कहा कि जम्मू कश्मीर की जो बसेस है वो जब चलती है तो हॉर्न छोड़कर सब बजता है।